हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे हिरास यानी डेप्रिसिएशन में यूज़ होने वाले डिफरेंट मेथड्स। तो देखिए, हिरास आप डेप्रिसिएशन जानते हैं क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली सने सने कमी या गिरावट को हम हिरास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हिरास में कितने मेथड्स यूज़ होते हैं। जो डेप्रिसिएशन है उसके 10 मेथड हैं। तो देखिए पहला जो मेथड है वो है स्थायी किस्त पद्धति निश्चित प्रभाग। इसका दूसरा नाम क्या है? निश्चित प्रभाग पद्धति, यानी इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। दूसरा है हमारा क्रमागत शेष पद्धति यानी हिराहाशित शेष पद्धति, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाशित शेष पद्धति का दूसरा नाम लिखिए, या निश्चित प्रभाग पद्धति का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थायी किस्त पद्धति का दूसरा नाम निश्चित प्रभाग पद्धति है और क्रमागत शेष पद्धति का नाम हाशित शेष पद्धति है, यानी रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, इनके बारे में कैसे कैसे यूज़ होते हैं हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, पहले केवल नाम जान लीजिए। तो तीसरा मेथड है आपका वार्षिक वृद्धि पद्धति, जिसको हम कहते हैं एन्यूटी मेथड। फोर्थ है आपका हिरास कोष पद्धति यानी डेप्रिसिएशन फंड मेथड। फिफ्थ है आपका बीमा पत्र पद्धति इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सिक्स मेथड है आपका पुनर्मूल्यन पद्धति, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। सेवेंथ मेथड है आपका दूरी पद्धति यानी डिस्टेंस मेथड। ठीक है, एट्थ है आपका उत्पादन इकाई प्रणाली यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। नाइन्थ है आपका कार्यरत घंटा प्रणाली, तो इसका है वर्किंग आवर्स मेथड। और 10 और लास्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का रिक्तीकरण पद्धति यानी डेप्लीशन मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार ही 10 पत्तियाँ हो गई। तो आइए अब हम एक एक पत्ती के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो पद्धति थी हिरास निकालने की या डेप्रिसिएशन निकालने की, वो थी हमारी स्थायी किस्त पद्धति। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका स्थायी किस्त पद्धति निश्चित प्रभाग पद्धति। तो देखिए आपका पहला जो मेथड है वो क्या है? इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके 4 और अन्य नाम है। पहला नाम है रिजु रेखा या सरल रेखा पद्धति। तो कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपका ये पूछ लिया जाता है कि स्थायी किस्त पद्धति का दूसरा नाम क्या है, या रिजु रेखा किस पद्धति को कहते हैं, या सरल रेखा पद्धति किसे कहते हैं। तो आप समझ जाना, या ये कहा जाए कि डेप्रिसिएशन निकालिए रिजु रेखा पद्धति से या सरल रेखा पद्धति से। तो स्थायी किस्त पद्धति के 4 नाम हैं। इसको हम निश्चित प्रभाग पद्धति भी कहते हैं, रिजु रेखा या सरल रेखा पद्धति भी कहते हैं। फिर है मूल लागत पद्धति, यानी ये मूल लागत पर लगाया जाता है, इसलिए हम इसको मूल लागत पद्धति भी कह देते हैं। समान किस्त पद्धति, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की समान किस्तें रहती हैं, यानी एक पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगता है वही दूसरे साल में, मतलब एक साल का पहले साल में जो डेप्रिसिएशन लगता है वही दूसरे साल में लगता है, वही तीसरे साल में, वही चौथे साल में। तो इसलिए इसका हमने नाम रख दिया समान किस्त पद्धति। फोर्थ है इसका मूल लागत पर निश्चित प्रतिशत पद्धति, यानी जो भी मूल लागत दे रखी होती है उस पर निश्चित प्रतिशत से हम ब्याज निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, इसलिए इसका हमने नाम रख दिया मूल लागत पर निश्चित प्रतिशत पद्धति। तो आप जानते हैं जैसा कि फिक्स इंस्टॉल मेथड में फिक्स होता है, तो आप इसके नाम से भी समझ जाएंगे मूल लागत पर निश्चित प्रतिशत पद्धति या समान किस्त पद्धति, क्योंकि समान इंस्टॉलमेंट रहती है इसमें और मूल लागत पर लगाई जाती है। सिर्फ कन्फ्यूज़न किस में होता है, या तो ये कहे निश्चित प्रभाग पद्धति या ये कहे रिजु रेखा या सरल रेखा पद्धति। तो आपको मेन जो नाम याद रखना है वो रिजु रेखा या सरल रेखा पद्धति, यानी सीधी। रिजु रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, यानी जो हमें इसमें डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है डेप्रिसिएशन में।
जैसे सपोज़ कीजिए यदि कोई हमने मशीन 1 जनवरी को ख़रीदी है तो 31 दिसंबर तक उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 साल का लगेगा। यदि कोई डेप्रिसिएशन हमने जुलाई में ख़रीदा है, मशीन, यदि हमने कोई मशीन जुलाई में ख़रीदा है तो उस पर डेप्रिसिएशन कब से लगेगा? जुलाई से दिसंबर तक। यदि हमने कोई मशीन अप्रैल में ख़रीदा है तो अप्रैल से दिसंबर तक का। क्लियर हो गई इतनी बात? तो देखिए ये तो हो गए इसके अन्य मूल नाम। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, इस पद्धति में हीरास की, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, इस पद्धति में हीरास की एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष संपत्ति के मूल्य से अपलिखित कर दी जाती है। ठीक है, एक निश्चित मूल्य हम घटा देते हैं और संपत्ति के जीवन काल समाप्त होते ही क्या होता है, संपत्ति खाते का जो शेष होता है वो शून्य के बराबर या अवशिष्ट मूल्य के बराबर रह जाता है। यानी निश्चित प्रभाग पद्धति फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जो हमारी असेस का वैल्यू होती है वो हमारी शून्य के बराबर हो जाती है और इस पद्धति में हीरास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है। ये तो आप जानते ही हैं कि निश्चित फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या है, जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसमें जो आपका जो हीरास की वो होती है अमाउंट वो हमारी फिक्स रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो हमने जाना कि इसको हम रिजू रेखा या सरल रेखा पद्धति भी कहते हैं, निश्चित प्रभाग पद्धति भी कहते हैं, मूल लागत पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, समान किस पद्धति भी कहते हैं या मूल लागत पर निश्चित प्रतिशत पद्धति भी कहते हैं। ये हमने जान लिया। इसके बाद हमने देखा कि इसको निकालने के क्या क्या मेथड हैं। तो देखिए 2 मेथड हैं, या तो उसमें क्वेश्चन में आपको दे रहा होगा कि दर दे रखी होगी कि इतने % से आप हीरास निकाल लिए। तो यदि दर दे रखी होगी तो आप क्या निकालेंगे, संपत्ति का लागत गुणा हीरास की दर और बटे 100। जैसे कि आप निकालते आए हैं, जब आपने फाइनल अकाउंट करा होगा तब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो आप इसी मेथड से निकालते हैं कि संपत्ति के मूल्य में हीरास की दर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं, अभी तक जो करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो निश्चित प्रतिशत नहीं दे रखा होता, केवल ये कहता है कि हीरास की संपत्ति का मूल्य ये है, ठीक है, और उसकी स्थापना का व्यय दे रखा होता है उसमें, और अवशिष्ट मूल्य दे रखा होता है। अवशिष्ट मूल्य क्या होता है तो देखिए हम जान लेते हैं। अवशिष्ट मूल्य वो होता है कबाड़ को बेचकर जो हमें मूल्य प्राप्त होता है वो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट मूल्य। अगर देखिए हमने संपत्ति की स्थापना करने में, जैसे हमने कोई मशीन लगाई और हमने मजदूरी दी, ठीक है, तो वो जो मजदूरी आएगी वो हम संपत्ति खाते में जोड़ेंगे, ना कि हम उसे मजदूरी खाते में जोड़ेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यदि हीरास की निश्चित प्रतिशत ना दे रखी हो तो आप कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? पहले संपत्ति की मूल लागत आप देख लेंगे कि क्या है। हीरास हमेशा संपत्ति की मूल लागत पर लगता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो मूल लागत लिख लेंगे, उसमें जो भी यदि हमने स्थापना व्यय यदि क्वेश्चन में दे रखे होंगे तो उनको हम जोड़ देंगे। तो स्थापना व्यय यानी संपत्ति व्यय प्लस स्थापना व्यय, और उसमें से अवशिष्ट मूल्य घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये संपत्ति हमारी 10 साल चलेगी, तो उसके जीवन वर्ष से हम उसको भाग दे देंगे, यानी 10 वर्ष से हम भाग दे देंगे। यदि हम ये कहें संपत्ति 20 वर्ष चलेगी तो 20 से भाग दे देंगे। यदि हम ये कहें ये संपत्ति 50 वर्ष चलेगी तो 50 से भाग दे देंगे। यानी संपत्ति की जीवन अवधि से हम उसको भाग देकर इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड है आपका क्रमागत शेष पद्धति। तो देखिए इसको हम हाशिर शेष पद्धति भी कहते हैं, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं। रिटन डाउन वैल्यू यानी जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ इसको, रिटन डाउन वैल्यू का क्या मतलब है। पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इस पद्धति के अनुसार एक निश्चित दर से प्रतिशत के शेष मूल्य पर हीरास लगाया जाता है। जैसे देखिए कोई संपत्ति माना 100 रुपये की है, ठीक है, और इस पर 10% हीरास लगाया जाता है। तो 10% 100 रुपये का कितना हो गया, 10 रुपये, यानी इसमें से हम 10 घटा देंगे तो हमारे कितने बचे, 90 रुपये, ठीक है। अब जब अगले साल डेप लगेगा तो इस 90 रुपये पर लगेगा, ना कि 100 रुपये पर। जो आपका फिक्स मेथड था उसमें लगता, उसमें हर साल 10-10 रुपये आपके घटते, यानी एक ही बार आपने निकाल लिया हीरास और उसमें से आप वही हीरास आप हर साल घटाएंगे। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या है? रिटन डाउन वैल्यू का मतलब ये है कि आपने जो आपकी हीरास घटाने के बाद पहले साल में शेष राशि बचेगी
उस राशि पर आप अगले साल यानी 90 का फिर 10% आप लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 9 रुपये, 90 का आप 10% घटाएंगे तो 9 रुपये, तो अब बचेगा 81 रुपये। फिर अगले साल जब डैप लगाएंगे तो 81 रुपये पर लगाएंगे, फिर अगले साल डैप जो लगाएगा यानी शेष अमाउंट पर आप हमेशा डैप लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपके। इस पत्ती में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष कम होती जाती है। कैसे? देखो पहले साल 10 रुपये थी, दूसरे साल क्या हो गई 9 रुपये हो गई ना। तीसरे साल अब देखिए मान लें तीसरे साल 81 रुपये बची थी, अगर आप इसका 10% लगाएंगे तो कितने हो गया, 0 से 0 कटा, 0 से यानी 1, यानी पहले साल 10 रुपये थी, दूसरे साल 9 रुपये हो गई, तीसरे साल 8.1 हो गई। तो यानी क्या होती जा रही है, प्रतिवर्ष ह्रास की राशि कम होती जा रही है। पहले साल में क्या थी, फिक्स थी, यानी पहले जो पहला मेथड था उसमें क्या थी, फिक्स थी। जैसे फिर से बताती हूँ, देखिए माना कोई एक संपत्ति 100 रुपये की है, ठीक है। इस वाली संपत्ति पर ये फर्स्ट असेस्ड है, ये सेकंड असेस्ड है आपकी मशीन। तो इस 100 पर तो लगाना है आपको फिक्स से मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन लगाना है, और इस पर लगाना है आपको रिटन डाउन वैल्यू से। तो देखिए इसमें आपने 10 रुपये घटाए, ठीक है, फिर आपके कितने बचे 90 रुपये, फिर 10 रुपये घटाए, फिर कितने बचे 80 रुपये, फिर 10 रुपये घटाए, फिर कितने बचेंगे 10 रुपये, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि संपत्ति का मूल्य 0 हो जाएगा। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू में आप क्या करेंगे, पहले साल में आपने 10 रुपये घटाए 10% के हिसाब से, तो कितने बचे 90 रुपये, फिर 90 रुपये का 10% घटाएंगे तो यानी 9 रुपये। इसमें क्या है, ह्रास की राशि सेम है और इसमें ह्रास की राशि क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी रिटन डाउन वैल्यू, और इसमें कभी भी संपत्ति का मूल्य 0 नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो देखिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या जाना, इस पत्ती में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष कम होती जा रही है, तो मैंने आपको करके बता दिया एग्जाम्पल कि कैसे कम होती जा रही है। इस पत्ती में ह्रास खाता कभी भी पूर्ण 0 नहीं होता है ना, यानी जो आपका फिक्स मेथड है उसमें एक समय के बाद आपका संपत्ति खाता यानी असेस्ट जो भी आपकी है वो 0 हो जाती है। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में आपका संपत्ति का मूल्य, या आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हम ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ह्रास की कितनी पत्तियां हैं, तो आपको याद रखना है 10 पत्तियां हैं। पहले में हम फिक्स मेथड का यूज़ करते हैं, दूसरे में आप जो संपत्ति का मूल्य है वो कम होता जाता है, मतलब ह्रास की राशि जो है प्रतिवर्ष कम होती जाती है, और संपत्ति का मूल्य कभी भी 0 नहीं होता, लेकिन फिक्स मेथड में संपत्ति का मूल्य 0 होता जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए आयकर की दृष्टि से आजकल इसी पत्ती का यूज़ किया जाता है, किसका, क्रमागत शेष पत्ती का, यानी डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड का। तो जिस प्रकार से आपके किसके 2 मेथड थे, जैसे आपके फिक्स मेथड के 2 फिक्स जो मेथड था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन निकालने के, उसके 2 मेथड थे, उसी प्रकार से डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड के भी आपके 2 मेथड हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। या तो आपको ह्रास की दर दी हुई हो तो आप क्या निकालेंगे, संपत्ति का पुस्तक मूल्य गुणा दर बटे 100, और यदि प्रश्न में ह्रास की दर न दी गई हो तब उसका निकालने का सूत्र क्या है। देखिए ये आर.एन. कार्टन ने दिया है ये वाला सूत्र। कई बार क्या होता है कि इस सूत्र का उसका जो क्या कहते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे कि किसने ये दी है, इस सूत्र के प्रतिपादक बोलेंगे, इस सूत्र के प्रतिपादक का नाम भी पूछ लेता है कि डिमिनिशिंग क्रमागत शेष पत्ती का जो ये मेथड है ये किसने दिया है, किसने प्रतिपादित किया है, तो ये आर.एन. कार्टर ने दिया है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका फार्मूला क्या है, लागत मूल्य गुणा 100 माइनस दर बटे 100 और इसकी घात बै, यानी ये बै, ठीक है। और बै का मतलब क्या होता है, संपत्ति की जीवन अवधि, और माइनस अवशिष्ट मूल्य, ठीक है। अगर ह्रास की दर ना दे रखी हो तो हम इस फार्मूले से ये फार्मूला लगाकर हम इसमें दर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, लगाकर हम क्या निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन की वो निकाल लेते, डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम दर निकालेंगे इसमें, उसके बाद में इस फार्मूले से पहले हम दर निकालेंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ह्रास निकाल लेंगे। अब देखिए
अब हम क्या करेंगे, अब हमारे दोनों मेथड हो गए हैं, तो आपको पता चल गया। तो उसमें जो अगर ह्रास की दर ना दी गई हो तो फिक्स मेथड में हमने क्या मेथड यूज लगाया था कि संपत्ति का लागत मूल्य प्लस स्थापना व्यय माइनस अवशिष्ट मूल्य और बटे संपत्ति की जीवन अवधि। लेकिन क्रमागत शेष पत्ति में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, RN कार्टन के द्वारा, जिसने क्या फार्मूला दिया है, लागत मूल्य गुणा 100 माइनस दर बटे 100, ठीक है, और ऊपर उसकी घात कितनी है, ठीक है, व्यय, और व्यय का मतलब क्या है, संपत्ति की जीवन अवधि और माइनस अवशिष्ट मूल्य। ये फार्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए 2 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्रास निकालने का तीसरा मेथड यानी एन्युटी मेथड।